हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दोस्तों विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगे से वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों तरंग गति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है। तो दोस्तों समानांतर होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग एक। तो ध्वनि तरंग एक दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। तो लंबवत दिशा में दोलन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी की सतह पर तरंग होती है। तो पानी की सतह पर तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस माध्यम में कोई तरंग फैलती है उसके किसी कण का उसकी माध्यम स्थिति से चरम स्थिति तक अधिकतम विस्थापन होता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। अब दोस्तों आयाम का एसआई इकाई जो है मीटर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, तरंग का सबसे ऊंचा भाग है। तो तरंग का सबसे ऊंचा भाग शिखा यानी शीर्ष कहलाता है, और तरंग का सबसे निचला भाग जो है गर्त कहलाता है। यानी ये दोस्तों ऊंचा भाग है शीर्ष कहलाता है यानी शिखा, और ये निचला भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यानी दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसको दोस्तों लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है तो प्रति इकाई समय में तरंग के दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई इकाई हर्ट्ज होता है या मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे कहते हैं। तो जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। तरंग गति को भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवृत्ति को एफ से डिनोट करेंगे, एफ, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा और गति भी के बीच संबंध बताना है। तो दोस्तों भी इक्वल टू एफ लैम्डा। आवृत्ति को कहीं कहीं तो दोस्तों एन से भी डिनोट करते हैं, तो एन लैम्डा या एफ लैम्डा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आवृत्ति यानी एफ बराबर 1/t होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के तरंग गति यानी भी इक्वल टू कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की तरंग गति कितना होता है? तो प्रकाश की तरंग गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तरंग का आयाम, तरंगदैर्घ्य, अवधि और आवृत्ति सभी जो है तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, किन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में चलती है? तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है 10 से 15 मीटर से लेकर 104 मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में शामिल है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो है शामिल है गामा किरण, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्यमान किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणुओं के नाभिकों के विघटन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो परमाणुओं के नाभिक के विघटन से जो है कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो गामा किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरे का उपयोग निम्न में होता है। तो एक्सरे का उपयोग जो है कहाँ पर होता है? तो टूटी हुई हड्डियों के जांच करने में, क्रिस्टल के अध्ययन में और मेटल डिटेक्टर में उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्वचा कैंसर के लिए किस प्रकार की किरणें जिम्मेदार है? तो त्वचा कैंसर के लिए जो है किस प्रकार की किरणें जिम्मेदार है? तो पराबैंगनी किरणें जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरण की
खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो रिटर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण का उपयोग निम्न में होता है। तो पराबैंगनी किरण का उपयोग जो है निम्न में होता है, यानी जल के शोधन में होता है, अदृश्य लिखाई और नकली दस्तावेज का पता लगाने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है? तो दृश्य प्रकाश की खोज जो है न्यूटन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में होता है। तो दृश्यमान किरणों का उपयोग जो है परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की है? इंफ्रारेड किरणों की खोज जो है किसने की है? हर्शल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अवरक्त किरणों का उपयोग निम्न में होता है। तो अवरक्त किरणों का उपयोग जो है टीवी रिमोट कंट्रोलिंग में, कोहरे और धुंध में, दूर तक देखने में, खराब मौसम में, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म तरंग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो सूक्ष्म तरंग की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो पर्सी स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लघु रेडियो तरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंग का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग जो है किन उपकरणों में किया जाता है? तो रडार, सैटेलाइट, माइक्रोवेव में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रडार का पूर्ण रूप क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म बताना है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो तरंग की खोज की गई है। तो रेडियो तरंग की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो मार्कोनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में होता है। तो रेडियो तरंगों का उपयोग जो है रेडियो और दूरसंचार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा है E=hc/लैम्डा। यहाँ पर भी यानी आवृत्ति बराबर c/लैम्डा, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। जहाँ पर c क्या है दोस्तों? प्रकाश का वेग है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट यानी प्लैंक्स स्थिरांक है, जिसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है। और दोस्तों h का मात्रक याद रखिएगा। h का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, यानी पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? गामा किरण में, क्योंकि उसकी आवृत्ति उच्च होती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, चार्ट में दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे की आवृत्ति ऊर्जा का जो है बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो सबसे अधिक दोस्तों किसका होता है? गामा का, सबसे कम रेडियो का होता है। इसी पर दोस्तों दृश्य तरंगे का दिया गया है, आवृत्ति या ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा दृश्य तरंगों में जो है आवृत्ति किसका होता है? बैंगनी का होता है, और लाल का जो है सबसे कम होता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसका अधिक होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यांत्रिक तरंगे से क्वेश्चन देखेंगे। जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। यांत्रिक तरंग के उदाहरण जो है जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकती है? तो यांत्रिक तरंग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। तो ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संरक्षण किस कारण संभव होता है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण संभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यांत्रिक तरंगों की वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है। सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। इस आधार पर इन्हें किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है? तो श्रव्य, अपश्रव्य और प्रश्रव्य, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्यों को सुनने की श्रव्य सीमा कितना होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते तक जो है ध्वनि सुन सकते हैं। तो कितने तक ध्वनि सुन सकते हैं? तो 25 हर्ट्ज तक, यानी 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंग होती है, अपश्रव्य तरंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किन तरंगों को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है? तो अपश्रव्य तरंगों को जो है नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैंडा, हाथी और व्हेल जैसे कुछ जानवर
अपश्रव्य तरंग उत्पन्न और संचारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मुख्य आघात तरंगों के शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपश्रव्य उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जानवरों को सचेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगे जो है प्रसर्व तरंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंगे प्रसर्व तरंगे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी उच्च आवृत्ति तरंगे हैं जो बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर यात्रा कर सकती है? तो प्रसर्व तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्रसर्व तरंगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण में धातुओं, ब्लॉकों में दरारें और खामियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्रसर्व तरंगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधित और शरीर के आंतरिक अंगों के छवियां प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। प्रसर्व तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक अंगों की छवियों को जो है मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसका उपयोग जो है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधित असमानताओं का पता लगाया जा सके? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का। ठीक है, यानी प्रसर्व तरंगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पत्थरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें मूत्र का माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी यानी प्रसर्व तरंगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वह कौन सा युक्ति है जिसमें प्रसर्व तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्र में वस्तु का पता लगाने में किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसर्व तरंगों में अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित होती है? तो प्रसर्व तरंगों में अधिकतम ऊर्जा जो है क्यों संचित होती है? तो प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति अधिक और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ध्वनि तरंगे से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा का एक रूप जो कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है ध्वनि तरंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो वस्तुओं को कंपन से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में विचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंग जो है नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि तरंग जो है उत्पन्न होती है स्वर रज्जु में कंपन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन है, पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो कौन सी पदार्थ जो है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है? तो माध्यम जैसे ठोस, तरल और गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग एक प्रकार की है। तो ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो हवा में ध्वनि तरंग जो है कैसे विचरण करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग से विचरण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठोस में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो ठोस में जो है ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से उसके आयाम से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्च आयाम के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो उच्च आयाम के कारण जो है कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो तीव्र ध्वनि तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीव्र ध्वनि तरंग लंबी दूरी तय करती है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग का आयाम जो है उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अब दोस्तों, आवृत्ति यानी v=1/t होता है जहाँ t क्या है? आवर्तकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? तो पिच कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से एक क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे संगीत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहलाती है। एक ही आवृत्ति की ध्वनि जो है
तरंगे क्या कहलाती है, टोन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे नोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कैसे यात्रा करती है, तो संपीड़न और विरलन के श्रृंखला के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहां कण एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं संपीड़न क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपीड़न क्षेत्र में उच्च घनत्व और उच्च दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहां कण सबसे दूर होते हैं विरलन क्षेत्र होता है। विरलन क्षेत्र में कम घनत्व और कम दबाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए ध्वनि की गति लगभग समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है तो उस माध्यम की विशेषताओं पर जिसमें वह यात्रा करती है। ठीक है, क्वेश्चन है, समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्ति के लिए ध्वनि की गति लगभग समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है तो दोस्तों उस माध्यम की विशेषताओं पर जिसमें वहाँ यात्रा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है तो किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है माध्यम के तापमान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माध्यम का तापमान बढ़ने से क्या होता है, तो माध्यम में तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ठोस में, उसके बाद तरल और सबसे कम गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है, तो किस बल पर निर्भर करता है, जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की गति माध्यम के किन कारकों पर निर्भर करती है, तो तापमान, घनत्व और लोच पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है ठोस में अधिक घनत्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोच जितनी अधिक होगी ध्वनि की गति उतनी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि का वेग किसके कारण बढ़ता है, तो लोच बढ़ने के कारण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की लोच शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे गैसों का आणविक भार बढ़ता है ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब दोस्तों डॉपलर प्रभाव से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जब श्रोता और स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए मान्य है, तो कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए मान्य है, तो डॉपलर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, और यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। किस प्रभाव के कारण, तो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है, तो बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है, तो प्रकाश के डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है, तो ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है, तो शुष्क दिनों की तुलना में आर्द्र या बरसात के दिनों में अधिक होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे ध्वनि की व्यक्तीकरण। क्वेश्चन है, जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर आरोपित होती है
तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि का व्यक्तीकरण कहा जाता है। निष्क्रियण दोस्तों, कभी कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती है, क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ ध्वनि का विनाशी व्यक्तीकरण होता है। निष्क्रियण दोस्तों, मौन क्षेत्र का निर्माण किसके कारण होता है? तो मौन क्षेत्र का निर्माण जो किसके कारण होता है? तो विनाशकारी ध्वनि का विनाशी व्यक्तीकरण के कारण होता है। ठीक है, अब दोस्तों पराध्वनि की बात करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की इस अस्थायित्व के परिणाम स्वरूप बार बार होने वाले परावर्तन को जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है। निष्क्रियण दोस्तों, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। निष्क्रियण दोस्तों, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और पराध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या है? तो 0.1 सेकेंड है। निष्क्रियण है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी लगभग 16.6 मीटर होती है। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। निष्क्रियण है ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? तो अनुरणन कहलाता है। निष्क्रियण दोस्तों, किन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग। निष्क्रियण दोस्तों, प्रतिध्वनि या अनुरणन को कम करने के लिए जो है सभागार की छत और दीवारों की आमतौर पर ध्वनि अवशोषक सामग्री से ढक दिया जाता है। निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन है, मेगाफोन या लाउड हेलर, हॉर्न, तुरही और शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्र को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो ध्वनि को सभी दिशाओं फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, निष्क्रियण दोस्तों, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सक उपयोग करते हैं स्टेथोस्कोप को। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि कहलाता है। ठीक है, निष्क्रियण दोस्तों, मनुष्य के कान को कौन सा भाग प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है? तो कर्णपट करता है। ठीक है, निष्क्रियण दोस्तों, कर्णपट झिल्ली। निष्क्रियण दोस्तों, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगे को जो है विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। अब दोस्तों मैक संख्या की क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो किस गति से यात्रा करना कहा जाता है? सुपरसोनिक। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शौक तरंगे। निष्क्रियण दोस्तों, इन शौक तरंगों से उत्पन्न होने वाले बहुत तेज और तेज ध्वनि क्या कहलाता है? सोनिक कहलाता है। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन, ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार सेकेंड में यानी 332 मीटर की दूरी जो है विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। निष्क्रियण दोस्तों, कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। निष्क्रियण दोस्तों, तेज आवाज और सुनने में बहुत अपीड़ जो है शोर कहलाता है। निष्क्रियण दोस्तों, ध्वनि तरंग में ध्रुवीकरण नहीं होता है क्योंकि वे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन, विमान की गति निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैक संख्या बराबर होता है विमान की गति बटा ध्वनि की गति। मैक संख्या 1 बराबर 1 होता है ध्वनि विमान। मैक संख्या ग्रेटर देन 1 होगा सुपरसोनिक विमान। मैक संख्या ग्रेटर देन 5 होगा हाइपरसोनिक विमान। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जब ध्वनि तरंगे खिड़की और दरवाजे के किनारों से टकराती है तो उसे ध्वनि विवर्तन कहा जाता है। निष्क्रियण दोस्तों, वह तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है स्थिर तरंग कहलाता है। निष्क्रियण दोस्तों, स्थिर तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? तो जहाँ जो है एंटी नोड का निर्माण होता है। निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन है, कंपन की तीव्रता शून्य कहाँ पर होती है? तो जहां नोड का निर्माण होता है। निष्क्रियण दोस्तों, कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जा सकती है? तो स्थिर तरंगे। वह तरंग जो किसी माध्यम में अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना जो है किसी दिशा में लगातार चलती रहती है क्या कहलाती है? तो भ्रमणशील तरंग या प्रगतिशील तरंग कहलाती है। निष्क्रियण दोस्तों, कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है? प्रगतिशील तरंग। ठीक है, निष्क्रियण देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस तरंगों को जो है किसी खास दिशा में भेजना कहलाता है?
तो ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किस तरंग का ध्रुवण संभव नहीं है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण जो है संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवण संभव होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ लेकर आएंगे और इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।